हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। और आज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सिर्फ क्वेश्चंस के लेक्चर्स, क्योंकि थ्योरी हमारी पूरी की पूरी कवर हो चुकी है। और आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है, रिपीट होता है। तो 15 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रहने वाले हैं, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और उससे पहले आप चैनल्स को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आगे इस पे हम क्या करने वाले हैं, PYQs। जैसे ही अभी आप यहाँ को ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आपके पास PYQ आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। राइट द इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज लिख दो। ठीक है। अब दिखने में बहुत इजी, बहुत सिंपल लग रहा है ना, और है भी। लेकिन क्या करें, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में अगर हम पूछें, 2 नंबर में, 1 नंबर में, आपके पास MCQ में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखो पूछा जाता है। अब डिपेंड ये नहीं है ना कि यार इजी है, हमें वो करना है जो रिलेटेबल है, जो आपके पेपर में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? ठीक है, स्केलर है, यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज इज इनवेरिएंट है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। 2 टाइप का होता है, ठीक, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? ठीक है, ट्रांसफरेबल है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हमने क्या किए हैं, पढ़ी हुई हैं इसके बारे में। तो कोई भी आप प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। जनरली वो 2 प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू NE, है ना। तो इजी, लेकिन रिपीटेबल। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज केप्ट एट ए डिस्टेंस R exert a force F on each other। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं कि 2 चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर ये Q है तो ये भी Q, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F। इसकी वैल्यू कितनी होगी, K Q² बाय R²। ये इसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है। इफ द चार्जेस आर हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। ओके, चार्जेस को हमने हाफ कर दिया है, ये Q/2 हो गया, ये Q/2 हो गया। डिस्टेंस को हमने 2R कर दिया है। क्लियर? तो अब इनके बीच में फोर्सेस क्या होगा, द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस, न्यू फोर्स F' इज इक्वल टू Q/2, Q/2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, K Q² बाय 4 × 4 16R²। F' इज इक्वल टू F/16 लिख सकता हूँ। ठीक है, F/16। क्लियर? चलो, अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, इसमें बहुत सारी आइट्रेशंस हैं कि एक को हाफ कर दिया, एक को कम कर दिया। ठीक है, हाफ भी ना करें, वो ट्रांसफरेबल वाला भी आता है कि सपोज करो Q से 20% चार्ज या 10% चार्ज मैंने दूसरी बॉडी को दे दिया है। तो ऐसे ऐसे भी यहाँ से आते हैं। तो ये पैटर्न भी क्या रहता है, बहुत रिपीटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस आर एट ए डिस्टेंस D। दो स्फेरिकल कंडक्टेंस है जिसकी रेडियस दी हुई है। ठीक है, जिनकी क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है बेटा। और अगर इनकी रेडियस R है और इनके बीच का डिस्टेंस D है, जैसे अगर देखो, ये इसकी रेडियस R ये यहाँ पे होंगे, और इनके बीच का डिस्टेंस D, बोला हुआ है D इज ग्रेटर देन 2R। 2R से ज़्यादा है, 2R से ज़्यादा का मतलब ये इतना हमारा 2R है, ये 2R हो गया। इससे ज़्यादा मैंने चलो यहाँ पे भी रख दिया। क्लियर? तो और इनके ऊपर चार्जेस हैं हमारे
प्लस क्यू माइनस क्यू विल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी दिस। तो कूलम्स लॉ यहाँ पे आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? नो, बिकॉज कूलम्स लॉ इज वैलिड, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम स्लो वैलिड होता है, तो यहाँ पे आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज बोट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर मतलब कंडक्टिंग स्फेयर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखो बताना है। तो देखो यार, फोर्थ तो ऑप्शन वैसे ही काट दो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, उसके पास नहीं आती, है ना। तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर सिंपल सा ये क्वेश्चंस है। अब ये सेकंड भी देखो कट रहा है। सेकंड कैसे जाएगा? देखो यार, ये पहले तो एक ही डायग्राम में समझ लो। चलो इधर बना ही देता हूँ मैं। अगर मैं इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, अब ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मतलब पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दे तो इधर क्या इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और अगर इधर नेगेटिव हो गया तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएंगी, इधर से निकलेंगी, ठीक है। ऐसे मामला रहेगा। अब ये चीज़ किस में हो रही है? ये चीज़ साफ साफ हमारे ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। तो फिगर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब इसमें बी में क्या दिक्कत है? देखो पॉजिटिव चार्ज इधर हमारा क्या होएगा? पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती, तो ये वाला पोर्शन गलत है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये ठीक है, बट ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो यही हमारा गलत है। यहाँ पे देखो दोनों साइड जा रही हैं, यहाँ पे दिक्कत क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर? सरफेस से क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका रीज़न क्या था? नॉट परपेंडिकुलर। तो चारों के रीज़न हमें समझ आ गए। चलो अभी नेक्स्ट। हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई हेमिस्फेयर है, तो हमारा काम चल जाएगा। चलो जी, ये हमारा हेमिस्फेयर। यहाँ से ब्लैक कर दिया। अब ये डायमेट्रिकल पॉइंट कौन सा होगा? डायमीटर तो ये होगा हमारा, ये डायमीटर हो गया। और इससे कह रहे हैं सेंटर से, तो ये हमारा सेंटर हुआ, तो सेंटर से किसी पॉइंट दूर, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं पी पॉइंट, जहाँ पे हमें निकालनी। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ये दोनों बिल्कुल सेम एंगल पे हैं, तो इसका जब आप रिजोल्व करोगे इसको, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा? ये वाला कंपोनेंट बचेगा, है ना। ये वाला हमारे पास ई नेट, हमारे पास ये आने वाली है। उसने वैल्यू नहीं पूछा, हम वैल्यू बता भी नहीं रहे। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, पैरेलल टू डायमीटर, एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर, एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो ये तो देखने से ये लग रहा है कि भैया डायमीटर से क्या है? परपेंडिकुलर है। डायमीटर से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन नंबर ए अगेन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना के देखना है सब कुछ। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। Two small balls having equal positive charge Q on each other suspended by two insulating string at
इक्वल लेंथ एल फ्रॉम द हुक फिक्स्ड टू ए स्टैंड। ठीक है जी, चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। देन द होल सेटअप इज टेकन इनटू द सैटेलाइट, taken in a satellite into space where there is no gravity. Then the angle between two string and the tension in each string. चलो, तो पहले कुछ ऐसे था कि दो बॉल्स थी, वो ऐसे होंगी। ठीक है, इन पे चार्जेस थे, इनका मास था। ठीक है, एम मास हम मान लेते हैं। तो इस केस में हमें ये पता है कि इस पे फोर्स एक ऐसे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, एक नीचे mg लगेगा वेट जो ग्रेविटी के कारण होगा, से भी mg लग जाएगा, और इधर क्या लगेगी, एक टेंशन, है ना। अब ये कह रहे हैं कि देखो होल सेटअप जो है वो स्पेस में ले गए, पूरा का पूरा सेटअप हमने क्या कहाँ ले गए, स्पेस में ले गए। तो स्पेस में ले गए तो ग्रेविटी तो वहां पे है नहीं, है ना। अभी ये यहाँ पे इतनी ही दूर क्यों थे, इतनी दूर क्यों थे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वेट भी लग रहा था नीचे। क्लियर है, इसलिए अब अगर ग्रेविटी होगी ही नहीं, नीचे वाला कंपोनेंट ही नहीं होगा, तो ये तो यार दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने इतना दिखाया है, एंगल ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब तो टेंशन निकाल सकते हो, है भाई, टेंशन निकाल सकते हो, ऐसे है, और फोर्स लग रहा है इधर, टेंशन लग रही है इधर, मैं टेंशन ऐसे, तो मेरे हिसाब से टेंशन अब तो सीधा सीधा किसके बराबर हो गई, एफ ई के बराबर हो जाएगी। टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, एफ ई के बराबर हो जाएगी। कैलकुलेट करना ना, एंगल मेन था यहाँ पे, एंगल इतना हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, एक सीधी सीधी लाइन में आ जाएंगे। टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus e unit are separated by distance this, where should a third point charge be placed for it to be in equilibrium? ओके, तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है। 4e और प्लस, अब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, देखो आंसर तो डायरेक्ट आ रहा है आपका, है ना, d/√n+1। वहाँ से अगर यहाँ से हम छोटे वाले चार्ज से x ले लें, तो इसका आंसर आ जाएगा d/3। ये तो आ रहा है डायरेक्ट, जो मैंने आपको शॉर्टली बताया हुआ है। लेकिन पूरे मेथड से जैसे आपको लिख के करके आना है, तो उसके लिए आप मान लो कि हमने यहाँ पे प्लेस किया। अब दो सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, आपको पता होना चाहिए नल पॉइंट क्या आएगा, बीच में आएगा। अब सर आपको कैसे पता नल पॉइंट, प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो, वो पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट होता है। क्लियर। अब ये एक्स है, तो यहाँ पे ए था, तो ये कितना बचेगा, a-x। तो एक चार्ज इस पे ऐसे होगा +4e के कारण, और एक चार्ज इस पे ऐसे होगा e के कारण। इन दोनों को क्या करोगे आप, इक्वेट करोगे, e वाले चार्ज को और 4e वाले चार्ज को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। इक्वेशन बना के मैं दे देता हूँ। चलो ये हमने चार्ज ले लिया, क्यू नोट। ठीक, तो हमारा क्या रहेगा, के क्यू नॉट e/x² इज इक्वल टू के क्यू नॉट 4e/a-x। तो यहाँ से हमारी दोनों चीज़ें क्या होंगी, आ जाएंगी, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो a-x² इज इक्वल टू 4x², तो a-x इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a/3। ठीक है, तो ये स्कूल वाला मेथड है, स्कूल लिखो या बोर्ड्स में आपको ऐसे ही करके आना पड़ेगा। क्लियर, और ये एमसीक्यू है।
अब ऐसा मत सोचना कि यार ये क्वेश्चन 3 नंबर में ही आएगा, नहीं, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आया हुआ है। अब वो पेपर सेट करने वाले के ऊपर है, वो किस में डालता है। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। चलो, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and the force between them is F. If 25% of the charge is transferred to B, then the force between charges, चलो फोर्स पूछा हुआ है, कंडीशन फिर से मैं बना देता हूँ, कैलकुलेशन आपके ऊपर। ए और बी है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इनके बीच में फोर्स हो जाएगा ए क्यू स्क्वेयर बाय, के बीच में डिस्टेंस, चलो कोई दे नहीं रखा, तो डी डिस्टेंस पे हमने ले लिया ये ए क्यू स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर। अब इसका 25% इस पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अगर 25% इस पे कर दिया तो इस पे कितना बचा, 35%, मतलब 75% इस पे बचा, है ना? और तो अब ये हो जाएगा आपका 0.75 ये हो जाएगा, और 1.25 क्यू ये हो जाएगा, एफ डैश के क्यू स्क्वेयर इंटू 1.25 इंटू 0.75, और डिस्टेंस मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं है। फिर तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फोर्स में कितना चेंज आया है, सॉरी फोर्स कितना हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है, ऑल्सो फाइंड परसेंटेज चेंज। देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, मैंने पैटर्न बता दिया कैसे होएगा। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज चेंज इन फोर्स। परसेंटेज चेंज कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज आपको बेसिकली सारा निकालना आता है ना। परसेंटेज चेंज ओरिजिनल पे निकाला जाता है, तो मतलब एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ, और परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे, है ना, एफ डैश माइनस एफ, मतलब चेंज कितना आया, और चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, जो हमारा क्या था, एफ। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज अगर पूछ लें तो वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। Derive an expression for the torque acting on an electric dipole moment P placed in uniform electric field E। ठीक है, तो ये आपसे डेरिवेशन है। जैसे कोई डायपोल पड़ा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट आपने ले लिया P, एंगल थीटा है, E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टॉर्क यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, टॉर्क का एक्सप्रेशन जो आपकी डेरिवेशन थी, दैट P इंटू E, ये जस्ट आपको क्या करना था, निकालना था। राइट द डायरेक्शन अलोंग विच टॉर्क एक्ट्स, डायरेक्शन भी लिखनी थी। चलो, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स डिस्टेंस ऑफ 6.0 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, कैलकुलेट द टाइम इंटरवल। ओके, अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स थोड़ी सी लगा दी है, क्लास 11th को थोड़ा सा मर्ज कर दिया है फिर से। चलो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हमने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴। अब एक इलेक्ट्रॉन को जब रेस्ट से छोड़ा तो इसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स लग के मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और इसने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम पूछा हो, टाइम कैसे निकालोगे। अब टाइम निकालने के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन थी, लेकिन उससे पहले आपको चेक तो करना पड़ेगा, है भाई, उससे पहले आपको चेक तो करना पड़ेगा ना। क्या चेक करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। अब एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, मतलब ई बाई ई अपॉन एम, मास भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, कांस्टेंट आ रही है। ई कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कांस्टेंट है, तो ए यहाँ से क्या आया, कांस्टेंट आया। ए यहाँ से क्या आया, कांस्टेंट आया, मीन्स वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन, वी कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन।
काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं तो लगा लो। डिस्टेंस दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। टाइम आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर है। पी इज इक्वल टू यू टी क्यों नहीं लगा रहे हैं, मेरे को यहाँ पे इसकी स्पीड नहीं पता। तो आगे फिर और यू क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो आपका वैसे ही जीरो हो जाना है। ये रेस्ट दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो 2 × 6 अपॉन एक्सेलरेशन क्या आएगी आपकी, मतलब 2 × S/m ई बाई ME का अंडर रूट। ये आपका आएगा टाइम। दिस क्वेश्चन इज वेरी कैलकुलेटिव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आपका टाइम इस पे लगेगा। और ऐसा नहीं है कि लगाना नहीं है आपको, देखो कॉन्सेप्ट इजी है, सब कुछ है, लगा के आना है भाई। 2-3 नंबर का क्वेश्चन है। An electric dipole of length 4 centimeter, when placed with the axis making an angle 60 degree with the uniform electric field, experiences a torque of 4 रूट 3। वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ दी हुई है 4, चार्ज भी दिया हुआ है -8 +8, और टॉर्क भी दिया हुआ है। ठीक है, 4 रूट 3। इन्होंने निकलवाना क्या, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। डायपोल की केस में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखेंगे, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। ये आई थी हमारी इन जनरल। तो अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पी और ई की वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, इन्होंने पी और ई की वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 4 रूट 3। तो साइन 60 इज इक्वल टू 4 रूट 3। तो यहाँ से पी ई की वैल्यू आ जाएगी 8। पी की वैल्यू 8 आई, तो यहाँ पे -8 × cos 60 इज 1/2। तो -4 जूल्स। सिंपल से क्या है, आंसर आया। क्लियर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। तो अगेन पी वाई क्यू में है आपका, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। चलो, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सारे के सारे चार्जेस जो गॉसियन सरफेस के अंदर हैं और बाहर हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से चार्ज होने चाहिए थे, यस, इनसाइड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ज्योमेट्री पे तो नहीं डिपेंड करता, ज्योमेट्री तो जो मर्जी हो। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ये अगर मैं आपको होमवर्क दे दूँ तो आप करके आ सकते हो। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये हम करते थे कुछ, E.DA है भाई, E.DA करते थे ना। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, स्टेटमेंट थोड़ी सी अच्छी लिख के दी हुई है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ा। और स्पेशली यहाँ पे भी बच्चे फंस जाते हैं, तो उसके लिए हिंट मैंने ये दे दिया है। मतलब सोचने का क्वेश्चन था, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए 2 point charges 8 and this are located at this on the axis. The ratio of the electric flux due to these charges through two spheres of radii 3 centimeter and 5 centimeter with their center at origin. Okay. एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं कहीं हम
गड़बड़ तो ना करें। रीजन वगैरह हम आ लेते हैं। चलो, दो चार्जेस हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 पे रखे हुए। तो पहले तो सर्कल बनाओ। सेंट्रिक स्फेयर्स है ना, टू स्फेयर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो जी, और दूसरे की रेडियस हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है। अब ठीक है, अंदर वाले की रेडियस कितनी होगी? 3। यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर। मतलब x इज इक्वल टू 3 ये हो गया, x इज इक्वल टू 5 पॉइंट मेरा ये हो गया। तो यहाँ पे चार्ज हमारे कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं? +8 कूलम एंड -2 कूलम। ठीक है, +8 कूलम जो रखा हुआ है वो x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे 8 कूलम रखा हुआ है, और x इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे -2 माइक्रो कूलम। चलो, कूलम में लिख दिया मैंने, वहाँ पे माइक्रो कूलम है, ये लिखा हुआ है। तो फ्लक्स निकालना था। चलो ठीक है जी, काम और किया जा सकता है। का कलर चेंज ना, तो ऑरेंज वाला है, उसमें फ्लक्स कितना हो गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज +8 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो ग्रीन वाले से है वो कितना होगा? ग्रीन वाले के अंदर दोनों चार्जेस आ रहे हैं, तो 6 बाय एप्सिलॉन नॉट। इनकी रेशो ले लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 8 बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6 बाय एप्सिलॉन नॉट, 8/6 या 4/3 के आ गई इनकी रेशो। थोड़ा हाँ ज्योमेट्री का खेल इन्होंने डाल दिया, बाकी तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है ना। लेकिन ये देखो, पैटर्न ऐसे हैं, मैंने इसमें आपके मोस्टली 90 to 95% ना पैटर्न आपका वो कर दिया। देखो, कुछ डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो डेरिवेशन आपको बाय डिफॉल्ट लेके चलना ही है, पूछी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और सारी चीज़ें देखो, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ गए, 1 नंबर में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, 3 नंबर में भी आ सकते हैं, सारे हमने लेके चले हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा, क्योंकि ये सोचने वाले हैं। अगर चलो यहाँ इजी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप तो नहीं बनाती, ये तो इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट रेडियली आउटवर्ड व्हेन द चार्ज इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, गोस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। Yeah, the work done in moving a charged particle in a static electric field around a closed path, ठीक है, इज 0। कोई बच्चा हो सकता है तो इसके बारे में कुछ सोच ले, बाकी तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें नहीं है ना। तो ऐसे सोचने का तो इसमें वर्कडन वाले में भी कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन किसी किसी बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। थ्री चार्जेस +2 क्यू +3 क्यू -4 क्यू आर सिचुएटेड एट दिस effectively in xy plane. The resultant dipole moment. ओके। हम्म काम करता हूँ, चेंजेस करते हैं हम थोड़ा सा, या इसको कराऊं। चलो, मैं बता देता हूँ, इसको मैं बता ही देता हूँ। 3 चार्जेस हैं सिचुएटेड एट सर्टेन पॉइंट्स पे, हमारे सिचुएटेड हैं, तो बना लेते हैं इनको।
कॉपी करके ले चलते हैं यहाँ पे। +2q 0, -3a। तब यहाँ पे 0, -3a पे हमारा पड़ा हुआ है +2, +3q 2a, 3q पड़ा हुआ है 2a, 0 पे, एंड -2a, 0 पे -4q। पूछा है हमसे डायपोल मोमेंट। देखो यार, हमने पहले बात की थी कि डायपोल मोमेंट जब भी आपको कैलकुलेट करना है, आप चेक करोगे कि मोनोपोल मोनोपोल जीरो है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो मोनोपोल जीरो नहीं है ना। यहाँ पे दिस क्वेश्चन, मोनोपोल इज नॉट जीरो। मोनोपोल क्या होता था, सारे के सारे चार्जेस का सम करके देखो, वो जीरो आना चाहिए। तो 3 + 2 5 -4 +1, है ना। तो यहाँ पे मोनोपोल जीरो नहीं आ रहा। हमने बात की थी कि हम जब तक मोनोपोल जीरो ना हो तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, या तो ये क्वेश्चन गलत है या फिर हम कहीं पे थोड़ी सी चूक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना इसको। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन भाई पूछ लिया तो बहुत बढ़िया। बच्चे तो ऐसे ही गलत, आउट ऑफ सिलेबस है या गलत है क्वेश्चन, ऐसे बोल के आ जाएंगे इसको। देखो यार, जब आप बात करते हो मोनोपोल जीरो की, तब आप बात कर रहे होते हो कि डायपोल मोमेंट आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। अगर मोनोपोल जीरो नहीं है, ठीक है ना, इफ मोनोपोल नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी नीड स्पेसिफाई द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। देखो, अगर मोनोपोल जीरो नहीं है तो हमें एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है। इन सबका नेट डायपोल मोमेंट आपको पता है क्या होगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q × L। तो सिर्फ आपको QI × DI या RI, पोजीशन वेक्टर, यही करना था। और कहाँ पे करना है, देखो कहाँ पे करना है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन का सबका डिस्टेंस आपको पता लग गया। ये डिस्टेंस 2a हो गया, ये डिस्टेंस 2a हो गया, ये डिस्टेंस 3a हो गया। आप इसको वेक्टर फॉर्म में रखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं, स्केलर में निकालना चाहे तो स्केलर में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं ये वर्ड ही गायब कर दूं, ओरिजिन, ठीक है ना। अगर मैं ये वर्ड गायब कर दूं, ओरिजिन, तो मैं बेटा ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो ये ओरिजिन लिखा हुआ है ना, ये स्पेसिफिकली इसीलिए लिखा हुआ है कि उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है आपको कि कहाँ पे आपको निकालना है। जब मोनोपोल जीरो होता है आप कहीं पे भी ओरिजिन मान सकते हो, ये हमने बात की है। लेकिन जब मोनोपोल जीरो नहीं है तो हमें एक पर्टिकुलर हम पॉइंट पे ही निकाल सकते हैं, जहाँ पे उसने बोला है ओरिजिन है। इस बार क्या कहाँ पे बोला है, ओरिजिन पे। हम अपनी तरफ से ओरिजिन नहीं मान सकते, ओरिजिन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये वर्ड जो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ओरिजिन। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। और थैंक यू सो मच। अच्छा, 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, पता भी नहीं चला। हाँ, मैंने सारे सोल्व नहीं कराए हैं, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ी हुई है, कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई डोंट नो 15 हो भी गए हैं। चलो आप काउंट कर लेना, वैसे हो गए होंगे, स्लाइड्स बनाई हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।